हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एकेडमिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। 17 तारीख के बाद हम नहीं मिले हैं, किसी कारण से, कुछ रीजन से हम डेली करंट अफेयर्स का सेशन नहीं लेके आ पाए थे आपके लिए। लेकिन आज आपकी पूरी कसर, पूरी कमी को पूरा कर दिया जाएगा। 18 से 22 फरवरी 2021 के करंट अफेयर सेशन हम शुरू करने वाले हैं। देखिए, आपसे इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर किसी दिन कोई सेशन नहीं आ पाता है तो परेशान होने की या फिक्र करने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूँ, एकेडमिया क्लासेज आपसे वादा करती है कि आपको हर दिन का एक स्पेशल सेशन, जिस तरह से हम एक्सप्लेनेशन के साथ चीज़ों को करते हैं, हर एक न्यूज़ पे उसी तरह का एक्सप्लेनेशन जहाँ ज़रूरी होगा वो आपको मिलेगा। चाहे किसी दिन सेशन नहीं भी आता तो अगले दिन उसको ज़रूर और ज़रूर कवर किया जाएगा। तो अगर आप हमसे जुड़े हैं तो जुड़े रहिए, हम पे भरोसा कीजिए और हमें मौका दीजिए अपनी तैयारी में भागीदार बनने का। आप हम पे भरोसा कर सकते हैं और हमारे साथ चीज़ों को लेके चल सकते हैं। ओके, फिर बात करते हैं अगर पीवाईक्यू सेशन का। अगर आप अभी तक नहीं देख रहे हैं पीवाईक्यू सेशंस तो आपको जरूर देखना चाहिए। हमने शुरू किया है सब्जेक्ट वाइज एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें हम क्या करते हैं, मतलब जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके अलावा उनसे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होते हैं उनकी भी हम बात करते हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक जरूर करना है वीडियो को अगर अच्छा लगे, और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करते रहें। ठीक है, बढ़ेंगे अपनी न्यूज़ की तरफ। और न्यूज़ की अगर बात करें तो, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन जितनी भी कोचिंग्स हैं ऑल ओवर द इंडिया, हम सब ने एक जिम्मेदारी ली है इस सरकार को, इस बहरी और गूंगी सरकार को जगाने के लिए। और उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, ध्यान रखना है, ट्विटर पर 25 फरवरी को सुबह 11 बजे, सुबह 11 AM पे हम सबको एक ट्वीट करना है हैशटैग के साथ, हैशटैग मोदी रोजगार दो। ओके, मोदी रोजगार दो। जो एसएससी वाले बच्चों के साथ और अदर्स जितनी भी वैकेंसीज है, एक सिस्टम जितना बिगड़ा हुआ है हमारे सरकार के द्वारा, नेशनल जो भी वैकेंसीज आती हैं, सब वैकेंसीज आती हैं तो उनके एग्जाम्स नहीं होते, एग्जाम्स होते हैं तो ज्वाइनिंग्स नहीं मिलती, ज्वाइनिंग्स मिलने में 3-3 साल का वक्त निकल जाता है, पेपर लीक हो जाते हैं, वापस से पेपर होते हैं, ये चीज़ें। तो एक हमारी ये सरकार से हमारी ये मांग है कि इस प्रोसेस को एक फेयर बनाया जाए, फेयर तरीके से प्रोसेस किया जाए। कैलेंडर निकालें, पूरे साल का कैलेंडर निकाला जाए जैसे यूपीएससी करता है, उसकी सारी डेट्स फिक्स होती है लगभग, है ना। इसके अलावा ज्वाइनिंग से मतलब नोटिफिकेशन से लेके ज्वाइनिंग तक का एक टाइम पीरियड ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल रहे, 1 साल के अंदर नोटिफिकेशन भी निकले और टाइम पीरियड ज्वाइनिंग भी मिल जाए। इस तरह से चीज़ों को बेहतर बनाए जाने की ज़रूरत है। और जब तक हम इसकी मांग नहीं उठाते, हमारी गवर्नमेंट सुनती नहीं है। तो इस गूंगी और बहरी गवर्नमेंट को सुनाने के लिए हमें इस हैशटैग पे ये ट्वीट जरूर करना है, हैशटैग मोदी रोजगार दो, ताकि हम सब की ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट जाएंगे तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़, एक बड़ी आवाज़ पहुंचेगी सरकार तक और सरकार को कुछ इसके बारे में सोचना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप सब हमारा साथ देंगे 25 फरवरी सुबह 11 बजे हैशटैग मोदी रोजगार दो से। अब बात करते हैं अपनी चीज़ों की, अपनी न्यूज़ की। तो सबसे पहले बात करेंगे स्टेथोस्कोप स्टेरिलाइजर की। हम सब जानते हैं स्टेथोस्कोप क्या होता है। स्टेथोस्कोप एक ऐसा उपकरण है जिससे हमारी धड़कन को सुना जाता है ना, हार्ट बीट को सुना जाता है। डॉक्टर के द्वारा जब भी हम चेक कराने जाते हैं तो वो पहला काम यही करता है, 2 ईयरफोन की तरह से अपने कान में डालता है और एक डायफ्राम से हमारी चेस्ट पे और हमारी पीठ पे लगा के चेक करता है कि हमारे हार्ट का साउंड कैसा आ रहा है, ठीक आ रहा है या प्रॉब्लम है ना। तो उसको हम स्टेथोस्कोप कहते हैं। स्टेरिलाइजर क्या है, स्टेथोस्कोप स्टेरिलाइजर एक ऐसी तकनीक है जो स्टेथोस्कोप का डायफ्राम होता है ना, उसको रोगाणु रहित बना देता है, रोगाणु रहित। क्योंकि अभी कोविड-19 की वजह से इन्फेक्शन का खतरा है तो स्टेथोस्कोप को ये क्या कर देता है, रोगाणु रहित बना देता है। अच्छा, ये बनाया किसने, तो हमारे भारत की एक कंपनी है, जैक कंपनी। ओके, जैक ने बनाया है। इसके अलावा इसका नाम क्या रखा गया है, इसका नाम भी रखा गया है जैक स्टेरोस्टेट, जैक स्टेरोस्टेट।
स्टेट, ये इसका नाम रखा गया है। ओके, इतनी बात ध्यान रहेगी। आगे बढ़ेंगे। WHO और आयुष मंत्रालय के मध्य में एक समझौता हुआ है, किस चीज को लेकर बात करेंगे। WHO और आयुष मंत्रालय के मध्य में जो समझौता हुआ है वो हुआ है क्षेत्रीय पारंपरिक मेडिसिन एक्शन प्लान को लेकर। आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो एलोपैथी के अलावा जो होता है आयुर्वेद और अदर जो चिकित्सा प्रणालियां होती है उनसे रिलेटेड मेडिसिन को यानी औषधियों को सुरक्षित और प्रभावी तरीके से यूज करना, किस तरह से यूज किया जा सकता है, इसको लेकर इन दोनों के मध्य क्या हुआ है, समझौता हुआ है। WHO की अगर बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे, हम सब जानते हैं इस बात को। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप कहेंगे सर हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके अलावा बात करेंगे इनके डायरेक्टर जनरल की, तो डायरेक्टर जनरल कौन है, डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस अधानोम, है ना, बात ध्यान रहेगी, टेड्रोस अधानोम। स्थापना कब हुई थी, तो ये बात आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता देंगे, मामला सोल्व हो गया। ओके, फिर बात करें अगर आयुष मंत्रालय की, तो पहले बात करेंगे मंत्री कौन है, आयुष मंत्री। तो हमारे आयुष मंत्री हैं श्रीपद यसो नाइक, ये हमारे आयुष मंत्री। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, नॉर्थ गोवा। तो आयुष का ये जो हर वर्ड है AYUSH, ये हर एक लेटर, हर एक नाम को डिनोट करता है। मतलब ए से हो जाएगा आयुर्वेदा, Y से हो जाएगा योगा, U से हो जाएगा हमारा यूनानी, S से हो जाएगा सिद्धा, और H से क्या हो जाएगा, होम्योपैथी। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, जो आयुष मंत्रालय हमारा बनता है ये एलोपैथी के अलावा, क्योंकि उसके लिए हमारा हेल्थ मिनिस्टर अलग है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अलग है, लेकिन आयुष मंत्रालय अलग है, जो एलोपैथी के अलावा अलग से जो दूसरी चिकित्सा प्रणालियां हैं उनके बारे में डील करता है। ओके, इतनी बात आपको पता रहेगी। आगे बढ़ेंगे अगली हेडिंग की तरफ, और वो क्या है, ई छावनी पोर्टल। ये किसने लॉन्च किया है, रक्षा मंत्रालय ने। तो सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है। हाँ, इतना याद रखेंगे कि रक्षा मंत्री कौन है, हमारे रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह जी, है ना, राजनाथ सिंह जी हमारे रक्षा मंत्री हैं, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है लखनऊ है इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी। फिर बात करें, दिल्ली पुलिस ने अभी अपना 74वां स्थापना दिवस मनाया, कब, 16 फरवरी को। तो दिल्ली पुलिस अब इंपॉर्टेंट हो गई आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दिल्ली पुलिस के बारे में ध्यान रखना है। स्थापना का पता चल गया, 16 फरवरी को कौन सा स्थापना दिवस, 74वां स्थापना दिवस। प्रमुख कौन है, या मैं कहूं महानिदेशक कौन है दिल्ली पुलिस के, तो SN श्रीवास्तव। ओके, इसके अलावा अगर दिल्ली पुलिस का मोटो, स्लोगन की बात करेंगे, तो मोटो क्या है, शांति, सेवा, न्याय, यह है दिल्ली पुलिस का मोटो। ओके, आगे बात करें अगली हेडिंग की तरफ, तो पुडुचेरी के उपराज्यपाल, आपको पता है पहले कौन हुआ करती थी पुडुचेरी की उपराज्यपाल, वो हुआ करती थी श्रीमती किरण बेदी। लेकिन किसी कारण से वहां पे पुडुचेरी की जो विधानसभा है, वहां की जो सरकार है, वो किसी तरह से अल्पमत में आ गई और किरण बेदी जी को हटा दिया गया, और अब वहां के उपराज्यपाल का अतिरिक्त भार सौंपा गया है तमिलिसाई सौंदरराजन साहब को। सॉरी, तमिलिसाई सौंदरराजन साहब को अतिरिक्त भार सौंपा गया है, ध्यान रहेगा आपको, अतिरिक्त भार। तो अच्छा, अतिरिक्त भार सौंपा गया है, यानी कि ये पहले से कहीं ना कहीं के गवर्नर हैं। तो कहाँ के ये गवर्नर हैं, आप मुझे कमेंट करके बता देंगे कि तमिलिसाई सौंदरराजन साहब कहाँ के वर्तमान में गवर्नर हैं, जिन्हें पुडुचेरी का क्या कर दिया गया, उपराज्यपाल बना दिया गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर। पुडुचेरी की बात करें तो पुडुचेरी के 4 जिले हैं जो हमारे पश्चिमी तट और पूर्वी तट दोनों से लगते हैं। पहला हम बात करेंगे माहे लगता है केरल से, यानी केरल में है माहे, पुडुचेरी का एक जिला है। दूसरी बात करेंगे पुडुचेरी और कराईकल की, पुडुचेरी और कराईकल की, ये दोनों कहाँ होंगे, ये दोनों है तमिलनाडु में। और तीसरी अगर हम बात करेंगे यनम की आप बात करेंगे, तो यनम हम सब जानते हैं कहाँ पर है,
आंध्र प्रदेश में। ओके, फिर बात करें, अमेजन इंडिया क्या कर रहा है, अपना पहला विनिर्माण संयंत्र यानी अपनी फैक्ट्री बना रहा है जहां पे ये निर्माण करेगा किसका, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का निर्माण करेगा। और कहां पे लगा है इनका पहला जो विनिर्माण संयंत्र है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वो कहां पे लगेगा, वो लग रहा है चेन्नई में। चेन्नई कहां है, तमिलनाडु की राजधानी। ध्यान रहे, चेन्नई को तमिलनाडु के माथे की बिंदिया भी कहा जाता है ना, क्योंकि इसकी लोकेशन कुछ इस तरह से है कि वो यूं लगता है कि चेन्नई वो तमिलनाडु के माथे की बिंदिया है। तो ध्यान रहेगा, चीज इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। अगली बात करेंगे धुबरी और फुलबारी ब्रिज की। क्या है धुबरी फुलबारी ब्रिज, ये होगा भारत का सबसे लंबा ब्रिज, सबसे लंबा पुल, जो किसको इसको जोड़ेगा। धुबरी देखिए, धुबरी है असम में और फुलबारी है मेघालय में, तो ये असम और मेघालय को जोड़ेगा। ठीक है, इतनी बात। कब तक बनके तैयार हो जाएगा, 2028 तक। और ये होगा भारत का सबसे लंबा पुल। कौन सी नदी पे बन रहा है, ये बन रहा है ब्रह्मपुत्र नदी पर, पहली बात। दूसरी बात, कौन सी योजना के अंतर्गत बन रहा है, योजना आपको ध्यान रखनी है, योजना है महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना। और इस योजना का जो उद्घाटन किया था, अभी इसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री ने किया था, नरेंद्र मोदी जी ने 18 फरवरी को वर्चुअली तरीके से, ऑनलाइन तरीके से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से। ओके, बात ध्यान रहेगी। फिर बात करें एनर्जी एंड एनवायरमेंट फाउंडेशन की। असल में ये इंपॉर्टेंट क्यों है, एनर्जी एंड एनवायरमेंट फाउंडेशन ने अभी आयोजन करवाया, किसका आयोजन करवाया, एक संयुक्त सम्मेलन का, एक संयुक्त सम्मेलन का आयोजन करवाया। कौन कौन से दो सम्मेलन हुए इसके अंदर, क्योंकि संयुक्त है यानी दो सम्मेलनों का एक साथ आयोजन करवाया गया। तो किस किस का, पहला था 11वां 11th वर्ल्ड पेट्रोकोल कांग्रेस, दूसरा था वर्ल्ड फ्यूचर फ्यूल। इन दोनों सम्मेलनों का एक ही जगह पे, एक ही स्थान पे आयोजन किया गया, इसलिए इसे कहा गया संयुक्त सम्मेलन। किस किस का, 11th वर्ल्ड पेट्रोकोल कांग्रेस का और वर्ल्ड फ्यूचर फ्यूल का। किसने करवाया, इंपॉर्टेंट है, एनर्जी एंड एनवायरमेंट फाउंडेशन ने। ठीक है, इसके आगे की बात करें, अगली बात क्या है, अगली बात है नेत्र वमन। क्या है ये नेत्र वमन, नेत्र वमन है बोने काजू की एक किस्म, बोने काजू की किस्म। बोना काजू क्या होता है सर, ये बोना काजू क्या होता है, इसका जो पौधा होता है या ये जो काजू होता है आकार में होता है छोटा, आकार में छोटा होता है और वजन में कम होता है, इसलिए इसको कहते हैं बोना काजू, वजन में होता है कम। ओके, किसने जारी की है ये किस्म, ये नई किस्म जारी की है हमारे काजू अनुसंधान निदेशालय ने, काजू अनुसंधान निदेशालय ने। और ये काजू अनुसंधान निदेशालय कौन सी बॉडी के अंतर्गत आता है, ये आता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत। ठीक है, तो ये बात आपको पता रखनी है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर बात करें, सार्क देशों की बैठक हुई, किस चीज को लेकर, कोविड मैनेजमेंट को लेकर, कोविड-19 के मैनेजमेंट को लेकर सार्क देशों की क्या हुई, बैठक हुई। और इसकी मेजबानी क्यों, किसने की, इसकी मेजबानी की हमारे भारत ने। ओके, ये सार्क क्या है सर, तो सार्क की फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, रीजनल कोऑपरेशन। तो दक्षिण एशियाई देशों का ये एक अंतर सरकारी संगठन है और इसकी अभी बैठक हुई। कितने सदस्य हैं इसमें, सदस्य कितने हैं, तो 8 सदस्य हैं। ठीक है, और हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर है काठमांडू में। काठमांडू का है, नेपाल। ओके, काठमांडू में। अच्छा, स्थापना कब हुई, तो इतना तो आप बता दीजिए, स्थापना कब हुई कमेंट करके, आई एम वेटिंग
फॉर योर कमेंट। ओके, अगली बात करेंगे अगली हेडिंग की। अगली हेडिंग क्या है? IPI इंडिया अवार्ड 2020 मिला है रितिका चोपड़ा को। थोड़ा सा इसको डिकोड कर लेते हैं। IPI क्या है? ये IPI है इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट। तो इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट इंडिया अवार्ड 2020 मिला है रितिका चोपड़ा। तो इतनी तो बात समझ में आ गई कि रितिका चोपड़ा जो है वो प्रेस से रिलेटेड हैं। इनको मिला क्यों है? इनको मिला है पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु इनको मिला है ये अवार्ड। ठीक है कौन, कहां पे काम करती हैं, कहां से हैं? तो जो इंडियन एक्सप्रेस है ना, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा है आपने? इंडियन एक्सप्रेस की सीनियर असिस्टेंट एडिटर हैं ये। सीनियर असिस्टेंट एडिटर हैं रितिका चोपड़ा जी, जिनको मिला है। कौन देता है? तो देने वाला यही है, इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट। इसके अलावा क्या क्या मिला इस अवार्ड में? इनको मिले 2 लाख रुपए, जो पुरस्कार राशि है 2 लाख रुपए, एक ट्रॉफी और एक प्रशस्ति पत्र से इनको सम्मानित किया गया, प्रशस्ति पत्र से। ओके, फिर रिकॉर्ड बना है एक जिया राय का रिकॉर्ड। तो नाम आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। जिया राय कौन है? जिया राय 12 वर्ष की एक बालिका है, 12 वर्ष की छात्रा है, बालिका है। और किस में रिकॉर्ड बनाया? इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है स्विमिंग में। स्विमिंग में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया। क्या रिकॉर्ड बनाया है? 8 घंटे और 40 मिनट में इन्होंने 36 किलोमीटर तैराकी की है। 36 किलोमीटर की तैराकी। और कहां से कहां तक की ये तैराकी? ये तैराकी इन्होंने मुंबई में, आपको पता है बांद्रा वर्ली सी लिंक है, बांद्रा वर्ली सी लिंक से इन्होंने तैरना शुरू किया और ये पहुंची गेटवे ऑफ इंडिया, होटल ताज के पास में ना, गेटवे ऑफ इंडिया। यहां तक इन्होंने स्विमिंग की, 36 किलोमीटर तैरने का रिकॉर्ड बनाया, 8 घंटे और 40 मिनट इन्होंने कंटिन्यू किया कि रिकॉर्ड मतलब में स्विमिंग की। इसके अलावा ये चीज और इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये एक बीमारी से पीड़ित हैं। इनको एक बीमारी है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इनको ये बीमारी है। इसके बावजूद इन्होंने क्या किया है? स्विमिंग की है 8 घंटे और 40 मिनट तक, 36 किलोमीटर की तैराकी इन्होंने की है। ओके, तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इनको है, 12 वर्ष की हैं। स्विमिंग में ये रिकॉर्ड बनाया है, बांद्रा वर्ली सी लिंक से गेटवे ऑफ इंडिया तक इन्होंने स्विमिंग की है। तो सारी चीजें जो भी मैंने बताई है, सारी की सारी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है। ओके, अगली बात करते हैं। खो खो सुपर लीग चैंपियनशिप ट्रॉफी 2021 जीत ली है किसने? पहाड़ी बिल्लाज ने। नाम ध्यान रखना है टीम का, पहाड़ी बिल्लाज ने जीती है खो खो सुपर लीग चैंपियनशिप ट्रॉफी 2021। फिर बात करें, खजुराहो नृत्य समारोह हुआ 2021 का, कहां पे हो गया? आपको पता है खजुराहो कहां पर है? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में ये हुआ। कब से कब तक चलेगा? ये चलेगा 20 से 26 फेब के बीच में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता रखना है। फिर अगली बात करते हैं अगली हेडिंग की। शहरी सहकारी बैंकों को मजबूत करने के लिए समिति बनाई है किसने? आरबीआई ने। आरबीआई ने एक समिति बनाई है शहरी सहकारी बैंकों को मजबूत करने के लिए। इनको इंग्लिश में हम बोलेंगे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। अभी आपने सुना हो तो बहुत सारे बैंकों का लाइसेंस रद्द किया था आरबीआई ने, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का करीब 4-5 थे, सारे महाराष्ट्र के थे, है ना। तो उनको मजबूत बनाने के लिए एक समिति का निर्माण किया, एक समिति का गठन किया गया है और उस समिति के अध्यक्ष होंगे एनएस विश्वनाथन। तो इस समिति को जाना भी किस नाम से जाएगा? एनएस विश्वनाथन समिति के नाम से जाना जाएगा। तो एग्जाम में आपको पूछ सकता है एनएस विश्वनाथन समिति किस संबंध में बनाई गई है या किसके द्वारा? तो आरबीआई के द्वारा बनाई गई है और शहरी सहकारी बैंकों को यानी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को मजबूत करने के संबंध में ये चीज बनाई गई है। ओके, भारतीय सांकेतिक भाषा का नया संस्करण जारी किया है, नया शब्दकोश जारी किया है।
जारी किया गया है। सांकेतिक भाषा समझ गए ना, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनको इशारों से समझाया जाता है, तो वो सांकेतिक भाषा हो गई। तो इसका नया संस्करण, नया शब्दकोश जारी किया गया है। इसमें कितने शब्द हैं? इसमें 10,000 शब्द हैं। इंपॉर्टेंट है, आपको पता रखना है। वर्ल्ड ट्री सिटी की बात कर रहा है, वर्ल्ड ट्री सिटी। तो हमारे भारत से हैदराबाद को चुना गया है वर्ल्ड ट्री सिटी 2020। तो क्या सिर्फ हैदराबाद को चुना गया है? जी नहीं, 63 देशों के 120 शहरों को चुना गया है वर्ल्ड ट्री सिटी, जिसमें से हमारे भारत का सिर्फ एक शहर है, हैदराबाद। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में पूछेगा, जरूर पूछेगा, आपको याद रखना है। ओके, अगली बात कर लेंगे INS करंज की। INS करंज क्या है सर? INS करंज एक पनडुब्बी है। INS करंज है एक पनडुब्बी, जो हमारी अभी नौसेना को नई पनडुब्बी प्राप्त हुई है। ओके, कौन से प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाई गई? ये बनाई गई है प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत। हमारी नौसेना के लिए एक नई पनडुब्बी है ना, सबमरीन, इंग्लिश में हम कहते हैं सबमरीन, तो सबमरीन है ये एक। ओके, फिर बात करें हेलेना एवं ध्रुवास्त्र का परीक्षण। ये क्या है? ये है मिसाइल्स हैं। ओके, तो ये मिसाइल्स है, एंटीटेक गाइडेंस मिसाइल्स है ना। इनका परीक्षण अभी किसने करवाया है? इसका विकास किसने करवाया है? DRDO ने विकास करवाया है। और परीक्षण कहाँ हुआ? परीक्षण हुआ है राजस्थान के पोखरण में। राजस्थान के पोखरण में करवाया गया है परीक्षण। किसके बारे में? DRDO के बारे में। यह है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। जो ध्रुवास्त्र है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसके अलावा हेलेना क्या है? आपने सुना होगा ना, नाग मिसाइल। नाग मिसाइल का ही हेलीकॉप्टर से छोड़ने वाला वर्जन है हेलेना। ओके, फिर बात करें अगर DRDO की, तो DRDO ने, आपको पता होना चाहिए, अभी 1 जनवरी 2021 को अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया। फिर हमने बात की थी करंट अफेयर सेशन में ही SAAW के बारे में, अभी हाल ही में लॉन्च किया था, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन है ना, DRDO ने, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। फिर देश की पहली मशीन पिस्तौल, भी, इसका भी निर्माण DRDO ने किया था और इसका नाम रखा था आसमी नाम रखा था। फिर अगर इनके प्रमुख की बात करें तो इनके प्रमुख कौन है? G सतीश रेड्डी इसके प्रमुख है, G सतीश रेड्डी। ओके, इतनी बात आपको, थोड़ी बहुत चीजें आपको पता होनी चाहिए। मारीच के बारे में आपको ध्यान है? मारीच का निर्माण किया था DRDO ने। और ये क्या है? ये एक टोरपेडो सिस्टम है ना, टोरपेडो सिस्टम। ओके, तो बातें आपको, चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सॉरी, टोरपेडो सिस्टम नहीं है, ये टोरपेडो डिफेंस सिस्टम है। एक बनाया था वरुणास्त्र है टोरपेडो सिस्टम, और मारीच है टोरपेडो डिफेंस सिस्टम। बातें आपको ध्यान रखनी है, चीजें याद रखनी है, एग्जाम में आता है। फिर बात करें इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 या 3.0। तो मिशन इंद्रधनुष क्या होता है? मिशन इंद्रधनुष हमारी सरकार लॉन्च करती है वैक्सीनेशन को लेके, यानी जो टीकाकरण होता है, टीकाकरण अभियान है ये एक तरह से। और हम सब जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज को और बहुत सारे नवजात बच्चों को क्या हुआ, उनका टीकाकरण ठीक प्रकार से नहीं हो पाया। तो उन सब का टीकाकरण वापस से सही बेहतरीन तरीके से करने के लिए हमारी सरकार ने लॉन्च किया है मिशन इंद्रधनुष 3.0। ओके, इसके बारे में आपको पता रखना है। फिर बात करें भारत इथियोपिया समझौता की। भारत और इथियोपिया के बीच में भी एक समझौता हुआ, किस चीज को लेके? एक तो वीजा सुविधा को लेकर, वीजा का आदान प्रदान, वीजा ऑन अराइवल, इन चीजों को लेके। दूसरा हुआ चमड़ा प्रौद्योगिकी को लेकर, यानी जो लेदर किस टेक्नोलॉजी से यूज होता है, लेदर का
उपयोग किस टेक्नोलॉजी से किया जाए उसके बारे में इनका क्या हुआ, समझौता हुआ भारत और इथियोपिया के बीच में। देखिए भारत, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, रशिया, इनसे तो समझौते होते रहते हैं, तो एग्जाम में शायद कम पूछता है, लेकिन अफ्रीकी कंट्रीज से जो समझौते बहुत कम होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होते, हाईलाइट नहीं होते, तो ये हाईलाइट हुआ है तो मतलब संभावना है कि एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा। तो पता रखना है भारत और इथियोपिया के बीच में समझौता हुआ है, एक तो वीजा सुविधा को लेके, दूसरा चमड़ा प्रौद्योगिकी को लेकर। इथियोपिया की बात करें तो इथियोपिया की राजधानी क्या है? इथियोपिया की राजधानी है एडिस अबाबा या एडिस अबाबा, एडिस अबाबा। करेंसी की बात करोगे आप, करेंसी है बिर, BIRR, ये है यहाँ की करेंसी। टेड्रोस अधानोम की हमने बात की थी ना, टेड्रोस अधानोम कौन है? WHO के डायरेक्टर जनरल है, वो इथियोपिया से ही हैं। ओके, फिर बात करें अगली हेडिंग की, राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप। तो राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में एकल महिला एकल का खिताब, महिला एकल का खिताब जीत लिया है किसने? नाम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखना है, मनिका बत्रा ने, मनिका बत्रा ने महिला एकल का खिताब जीता राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप के अंदर। ओके, फिर बात करें अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो हरियाणा के यमुनानगर में, हरियाणा के यमुनानगर में होता है इसका आयोजन। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। फिर बात करें संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष UNCDF की कार्यकारी सचिव बनाई गई है प्रीति सिन्हा। देखो ये नई नियुक्तियां हैं, आपको पता होना ही चाहिए, नई नियुक्तियों के बारे में आपको पता होना ही चाहिए। तो UNCDF की कार्यकारी सचिव किसे बनाया गया है? प्रीति सिन्हा को। फिर बात करें संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP की। अच्छा, UNCDF की थोड़ी सी बात करें अगर, तो इनका जो स्थापना हुई थी 1966 में। हेडक्वार्टर अगर आप देखोगे तो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में इनका हेडक्वार्टर है। और काम क्या है इनका? ये छोटे देशों को लोन प्रोवाइड कराता है, लोन प्रोवाइड कराता है। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्या भारत इसका सदस्य है क्या? तो भारत इसका सदस्य नहीं है, आपको पता रखना है। इसकी कार्यकारी सचिव बनी है प्रीति सिन्हा, जो भारतीय मूल की है। फिर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की अगर बात करें तो UNDP की स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी इसकी 22 नवंबर 1965 को। फिर हेडक्वार्टर की बात करोगे तो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। क्या हुआ है? सहायक प्रशासक एवं अंडर सेक्रेटरी जनरल नियुक्त किया गया है उषा राव मोनारी को। ये भी इंपॉर्टेंट है, भारतीय मूल से हैं, भारत के, तो इनको भी आपको पता रखना है। उषा राव मोनारी, इनको नियुक्त किया है किसने? एंटोनियो गुटेरस ने, जो UNO के सेक्रेटरी जनरल हैं, है ना, डायरेक्टर जनरल हैं। तो उन्होंने नियुक्त किया है उषा राव मोनारी को UNDP का सहायक प्रशासक एवं अंडर सेक्रेटरी जनरल। देखिए आने वाले जितने भी एग्जाम से ना, ये सारे के सारे पूछे जाएंगे, तो इनको तो भूलना आपके लिए मना है, आप इनको भूल नहीं सकते, आपको अलाउ नहीं है इन चीजों को भूलना। ठीक है, खाना खाना आप भूल सकते हैं, लेकिन इनको आपको भूलना नहीं है। फिर बात करें कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट की, किसके बीच में है? भारत और म्यांमार के बीच में बहुत लंबे समय से ये बन रहा है, इसके बारे में बातें हो रही है। तो अभी हमारे विदेश मंत्री ने ये कहा है कि ये ऑलमोस्ट तैयार है और शुरू होने वाला है। इसके अंतर्गत क्या है? हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है ना, नॉर्थ ईस्ट को म्यांमार के जरिए से भी, बंगाल की खाड़ी होते हुए म्यांमार के जरिए से जोड़ने का काम किया गया है, ताकि जो चिकन नेक वाला 20 किलोमीटर का एरिया है, सिर्फ यहीं से जुड़ा हुआ है हमारा नॉर्थ ईस्ट, ताकि बंगाल की खाड़ी होते हुए म्यांमार की तरफ से भी हमारा नॉर्थ ईस्ट में पहुंच बन सके। बाय द वे, खुदा ना खास्ता कभी चाइना से कोई झड़प होती है और चाइना अगर इस चिकन नेक पे हमला कर देता है, इसको अपने अंडर में ले लेता है, तो हमारा क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट से हमारा मतलब रिश्ता टूट जाता है, हमारी पहुंच टूट जाती है। तो इसके लिए बंगाल की खाड़ी होते हुए, म्यांमार से होते हुए नॉर्थ ईस्ट में पहुंच सके, इसके लिए ये एक प्रोजेक्ट था भारत और म्यांमार के बीच में, कलादान प्रोजेक्ट। कलादान नाम क्यों रखा गया? कलादान एक नदी है म्यांमार की, उसके नाम पे ये नाम रखा गया था, तो आपको पता होना चाहिए।
अगली बात करें ईरान रशिया मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2021 की, तो ये क्या है, ये एक ईरान और रूस की क्या है, नौसेना अभ्यास है। ईरान और रूस का नौसेना अभ्यास, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि भारत ने भी इस बार इसमें क्या लिया है, हिस्सा लिया है। भारत ने भी इस अभ्यास के अंतर्गत हिस्सा इसका लिया है, तो आपको इंपॉर्टेंट है। फेसबुक द्वारा न्यूज देखने एवं शेयर करने पर रोक लगा दी गई है, तो क्या सभी जगह रोक लगा दी गई है? क्या आप कहोगे सर हम तो शेयर भी करते हैं, देखते भी हैं। जी नहीं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर यह काम किया गया है। ऑस्ट्रेलिया में फेसबुक ने सभी जो न्यूज देखते हैं और उसको शेयर करते हैं उस पर रोक लगा दी है फेसबुक के द्वारा। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अभी एक ऐसा कानून बनाया है कि फेसबुक पे जो भी न्यूज शेयर की जाएगी, उसे क्लिक किया जाएगा, तो जो न्यूज वाली कंपनीज है, न्यूज कंपनीज है, मीडिया जो है, उनको पे करना पड़ेगा फेसबुक को। तो फेसबुक ने क्या किया, ये सिस्टम ही वहां पे बंद कर दिया कि हम न्यूज दिखाएंगे ही नहीं, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि फेसबुक ने अभी कहां पे अपना न्यूज शेयर करने का फीचर बंद कर दिया है, तो वो है कौन सा, आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा है, कैनबरा। और वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं स्कॉट मॉरिसन, स्कॉट मॉरिसन, पता रखना है आपको चीजें, ओके। फिर बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी यूएनएचआरसी की सलाहकार समिति के अध्यक्ष बने हैं अजय मल्होत्रा। इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत महत्वपूर्ण नाम है, आपको पता रखना है। यूएनएचआरसी के क्या बने हैं, ये बन गए हैं सलाहकार समिति के अध्यक्ष, एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष बन गए अजय मल्होत्रा जी यूएनएचआरसी में। यूएनएचआरसी की स्थापना कब हुई थी, या आप मुझे बता देंगे कमेंट करके, ओके। आज मैं स्थापना पूछ रहा हूं आपसे। इनकी प्रमुख अभी बनी है, नई बनी है, तो आपको नाम ध्यान रखना है, नजहत शमीम, नजहत शमीम बनी है इनकी प्रमुख, जो कहां से हैं, ये बिलोंग करती है फिजी से, ओके। फिर बात करें विश्व सौर बैंक। अभी देखो आईएसए जो है ना, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसने ये कहा है कि हम बनाएंगे एक विश्व सौर बैंक, ताकि जो छोटे देश हैं जिनके पास फंड की कमी है और वो सौर ऊर्जा में इन्वेस्ट नहीं कर पाते, तो उनको इन्वेस्टमेंट के लिए लोन दिया जाए। इसलिए विश्व सौर बैंक बनाने का प्रस्ताव रखा है आईएसए ने, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की अगर बात करेंगे तो हेडक्वार्टर कहां पर है, हेडक्वार्टर मिलेगा हमारे गुरुग्राम हरियाणा में, गुरुग्राम हरियाणा में। और वर्तमान में अगर हम देखते हैं कि इसके जो डायरेक्टर जनरल है, इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली न्यूज में थे, डायरेक्टर जनरल है अजय माथुर, हिंदी में मिलेगा आपको महानिदेशक, है ना, अजय माथुर। फिर गो इलेक्ट्रिक कैंपेन लॉन्च किया है किसने, नितिन गडकरी ने। नितिन गडकरी है हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, ओके। और गो इलेक्ट्रिक कैंपेन से आप समझ रहे होंगे, यानी इलेक्ट्रिक पे स्विच कीजिए, अपने जो वाहन है इलेक्ट्रिक वाहन खरीदिए, ताकि पोल्यूशन दिल्ली में कम से कम हो सके, दिल्ली में और ऑल ओवर द इंडिया में हमारा पोल्यूशन में कमी आए। इसलिए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदिए ताकि चीजें दुरुस्त हो। इसके लिए अपील की है हमारे नितिन गडकरी ने। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है नागपुर, याद रहेगा। आगे बढ़े अगली हेडिंग की तरफ। देखिए 4 से 5 दिन का करंट अफेयर्स हो गया है, तो सेशन थोड़ा सा लंबा है, लेकिन हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे हमारे कंटेंट के साथ। बिल्कुल उसी तरह से चीजें दी जाएगी जैसा हम डेली सेशन में लेके आते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा होता है लेकिन हो जाए, लेकिन आपका नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप बने रहेंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर बात करें CSIR और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के मध्य एक समझौता हुआ है। किसके लिए समझौता हुआ है, तो ये हुआ है हेल्थ रिसर्च के सेक्टर में, हेल्थ रिसर्च को लेकर समझौता हुआ है। अगर CSIR की बात करें तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये है इसका पूरा नाम। तो CSIR हमारे भारत की संस्था है, इसकी स्थापना हुई थी 1942 में, स्थापना हो गई थी 1942
42 में। इसके जो अध्यक्ष हैं, जो महानिदेशक है, डायरेक्टर जनरल है, वो है शेखर जी मांडे, ये हैं इसके डायरेक्टर जनरल। और हेडक्वार्टर है हमारा नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में है हेडक्वार्टर। CSIR के बारे में ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। हिमालयी गुलाबी नमक, हिमालय का गुलाबी नमक इंपॉर्टेंट है, अभी न्यूज में है। क्यों है? दरअसल हिमालयी गुलाबी नमक का एकाधिकार किसके पास है? इसके उत्पादन का। इसका उत्पादन सिर्फ एक देश करता है और वो है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने अभी अपील की है, मतलब अप्लाई किया है GI टैग के लिए। वो चाहते हैं कि हमारे हिमालय के नमक को GI टैग मिल जाए, जिससे पाकिस्तान की जो ट्रेड है वो कहीं ना कहीं बढ़े हिमालय नमक में। फिर जहां भी हिमालय नमक पहुंचेगा वहां लिखा हुआ होगा पाकिस्तानी हिमालयी गुलाबी नमक। तो गुलाबी नमक में अभी सिर्फ एकाधिकार है पाकिस्तान का, और GI टैग के लिए अप्लाई किया है पाकिस्तान ने हिमालयी गुलाबी नमक को लेकर। तो ये न्यूज में इंपॉर्टेंट है, आपको पता रखना है। ई कुबेर पेमेंट सिस्टम को अभी लॉन्च किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है हमारी, उसमें। तो ई कुबेर पेमेंट सिस्टम क्या है? ये एक पेमेंट सिस्टम है RBI का। क्या ये कोई नया सिस्टम है? जी नहीं, ये RBI ने लॉन्च किया था 2012 में, और अभी इसको जम्मू कश्मीर में नए तौर पे लॉन्च किया गया है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर। वैसे पुराना सिस्टम है, ई कुबेर पेमेंट सिस्टम RBI का है, 2012 से ये काम कर रहा है, और अभी हाल में जम्मू कश्मीर के अंदर इसको लॉन्च कर दिया गया है। ये थी हमारी नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज। और अब हम बात करेंगे स्टेट न्यूज की। कुछ स्टेट से रिलेटेड न्यूज है इंपॉर्टेंट, उनको हम देखेंगे अलग से। तो आइए उन पे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे केरल की। केरल की इन 5 दिनों में 6 दिनों में केरल की 2 न्यूज इंपॉर्टेंट रही। पहला था केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। ये क्या है? केरल सरकार ने अभी एक नेटवर्क बनाने के लिए करीब 20 लाख BPL परिवार, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, 20 लाख BPL परिवारों को फ्री इंटरनेट सुविधा देने के लिए इस नेटवर्क की स्थापना करवाई जा रही है। करीब 35,000 किलोमीटर लंबा के क्षेत्र में फैला हुआ ये क्या होगा? 35,000 किलोमीटर की ऑप्टिक फाइबर्स बिछाई जाएगी, ऑप्टिक नेटवर्क बिछाया जाएगा। इसके अलावा केरल मतलब में और क्या है? इसके अलावा इसको बना कौन रहा है? तो केरल की 2 कंपनियां हैं। एक तो है केरल स्टेट IT इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ये, और इसके साथ एक और मिलके काम कर रही है कंपनी केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ये दोनों मिलके इस नेटवर्क को स्थापित करेंगे केरल के लिए, जो 20 लाख BPL परिवारों को फ्री इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करवाता है। ओके, फिर बात करें, वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू हो गया केरल के कोच्चि में। यानी एक बोट है, उसको बिल्कुल इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो मेट्रो में जिस तरह से होता है ना, अंदर एयर कंडीशन है, उसी तरह की सीट्स हैं, लेकिन वो पानी में होते हुए चीजों को, मतलब में पानी में ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये काम किया गया है, और उसे नाम दिया गया है वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट। कहाँ शुरू की गई है? सबसे पहले केरल के कोच्चि में। ओके, इसके अलावा बात करें अगर केरल की, तो केरल के CM कौन है? CM हम सब जानते हैं, पिनरई विजयन यहाँ के CM हैं। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर हैं। केरल में नया साल किस नाम से मनाया जाता है? केरल का जो नया साल है वो उसको कहा जाता है विशु कहा जाता है केरल के नए साल को। फिर अगर इधर बात करें थोड़ा सा, ये है हमारा केरल, आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे, मालाबार तट कहा जाता है केरल के तट को। क्या कहा जाता है? मालाबार तट। कौन से तट पे है? हम सब जानते हैं पश्चिमी तट पर अवस्थित है। इसके बाद में अगर केरल की बात करें, आपको याद आया होगा कोच्चि से मंगलोर एक गैस पाइपलाइन बन रही है। कितने किलोमीटर लंबी है? 450 किलोमीटर लंबी। फिर अगर बात करें, केरल का एक राष्ट्रीय उद्यान इंपोर्टेंट था, मथिकेतन शोला राष्ट्रीय उद्यान। यह भी न्यूज में था। न्यूज में क्यों था? क्योंकि इसको अभी इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, इसलिए। फिर एक समुद्री एम्बुलेंस सेवा भी शुरू हुई थी केरल में, समुद्री एम्बुलेंस सेवा, और इसका नाम दिया गया था प्रतीक्षा। यह आपको पता रखना है।
भारत का अगर पहला, भारत का प्रथम जेंडर पार्क की बात करें, जेंडर पार्क, तो वो भी केरल में है। और प्रथम जेंडर डाटा हब, जेंडर डाटा हब की बात करें तो वो भी केरल में बनाया जा रहा है। केरल में सोलर पावर से चलने वाली, सोलर पावर से चलने वाली एक मिनी ट्रेन भी शुरू हुई है, छोटी ट्रेन, ठीक है, मिनी ट्रेन की शुरुआत हुई है। इसके अलावा भारत का प्रथम श्रमिक आंदोलन, श्रमिक आंदोलन संग्रहालय, ये भी कहां बन रहा है, ये भी बन रहा है केरल में। फिर केरल के अंदर अभी हमने बात की थी एक नेक्टर ऑफ लाइफ, केरल में एर्नाकुलम के जनरल हॉस्पिटल में बना था ना, हॉस्पिटल में खुला था, ये क्या था, मानव मिल्क बैंक, मानव मिल्क बैंक। इसके अलावा बात करें अगर एक योजना की बात करें, परिवर्तनम योजना, ये भी केरल की है, परिवर्तनम योजना। वन स्कूल वन आईएएस, ये भी क्या है, केरल की एक योजना है। केरल की 3 झील आपको ध्यान रखनी है, एक है वेम्बनाड झील जो हमारे भारत की सबसे लंबी झील है, वेम्बनाड झील, एक है अष्टमुडी या अष्टाईमुडी, और एक है सस्थम कोट्टा झील, सस्थम कोट्टा झील। ये तीनों इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये तीनों रामसर साइट्स हैं, रामसर स्थल है ना, हमने बात की थी ना रामसर स्थल, वेटलैंड्स, भूमिज को लेके जो है, ये तीनों क्या है, रामसर स्थल है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको तीनों के नाम पता होने चाहिए। ओके, फिर बात करें, ये हो गई केरल की बात। अब बात करते हैं ओडिशा की। ओडिशा का एक अभ्यारण्य अभी हाल ही में चर्चा में था, करलापट वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कहाँ पे, कालाहांडी जिले में है, ओडिशा के। ये न्यूज में इसलिए था कि सिर्फ 14 दिनों में, यहां पर सिर्फ 14 दिनों में 6 हाथियों की मौत हो गई, 6 हाथियों की मौत। और ये कौन सी बीमारी से हुई, तो आपको पता रखना है, हिमेरिएज, हिमेरिएज सेप्टिसीमिया, इस बीमारी से हुई। और ये एक जीवाणु जनित बीमारी है, जीवाणु जनित बीमारी। तो जब जीवाणु से होती है यानी बैक्टीरिया से होती है, तो कौन से बैक्टीरिया से ये बीमारी होती है, तो आपको ध्यान रखना है नाम, पेस्टुरेला, पेस्टुरेला मट्रोसिडा, ठीक है। ये है जीवाणु जिसके द्वारा ये हेमरिएज सेप्टिसीमिया बीमारी होती है। और ये 6 हाथी इसकी वजह से अभी मर गए 14 दिनों के अंदर, करलापट वन्य जीव अभ्यारण्य, कालाहांडी, उड़ीसा के अंदर। इसलिए ये अभ्यारण्य क्या था, ये सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके न्यूज में बनी हुई थी, ठीक है। फिर बात करें अगर अगली क्या है, जिलिंग लेंगलोटा लो एस खदान और गुआली लो एस खदान, इन 2 खदानों का अभी उद्घाटन किया गया है असम के सॉरी ओडिशा के अंदर, ओडिशा के मुख्यमंत्री के द्वारा। कौन है ओडिशा के मुख्यमंत्री, ओडिशा के मुख्यमंत्री है श्री नवीन पटनायक, नवीन पटनायक। गवर्नर कौन है, मैं नहीं बता रहा, आप बताओ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके गवर्नर कौन है। ओके, फिर बात करें अगर अगली, ये हो गई उड़ीसा की, थोड़ी सी बात करते हैं उड़ीसा के अंदर। ये मैप में आपको नजर आएगा, उड़ीसा यहाँ पे अवस्थित है उड़ीसा की। अगर थोड़ा सा देखा जाए तो एक IIM बन रहा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बन रहा है, IIM कहां पर, उड़ीसा के संबलपुर में, संबलपुर में ऐसे मिल जाएगा, या संबलपुर में भी आपको मिल जाएगा, है ना, संबलपुर में मिल रहा है। फिर एक उड़ीसा का ये जो तट है, ये वाला तट, इसको कहते हैं ऋषिकुल्या, ऋषिकुल्या समुद्र तट। ओके, ऋषिकुल्या समुद्र तट इस उड़ीसा के तट में से ही एक तट है, ऋषिकुल्या समुद्र तट, जहां पे क्या पाए जाते हैं, ओलिव रिडले कछुए, ओलिव रिडले कछुए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं मैं, ओलिव रिडले कछुए पाए जाते हैं ऋषिकुल्या तट, मतलब उड़ीसा में। और यहाँ पे इस तट पे हजारों की संख्या में ये प्रजनन करते हैं, हजारों की संख्या में, ठीक है ना। तो इसको उड़ीसा सरकार के द्वारा सेफ भी बनाया जा रहा है ताकि कछुओं की तादाद घटे ना। फिर इसके अलावा उड़ीसा में एक भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है राउरकेला में, हॉकी स्टेडियम पता होगा आपको, कई बार चर्चा की है। फिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में,
भुवनेश्वर में क्या बन रहा है, कोविड वॉरियर्स मेमोरियल्स बन रहा है, कोविड वॉरियर्स स्मारक बन रहा है ना। इसके अलावा भुवनेश्वर में और क्या हो रहा है, भुवनेश्वर में आपको पता है अभी आदिवासी मेला 2021 का आयोजन भी भुवनेश्वर में किया गया था, है ना। फिर इसके अलावा अगर बात करें भारत का प्रथम फायर पार्क, फायर मतलब अग्नि, भारत का प्रथम अग्नि पार्क भी बन रहा है भुवनेश्वर में, ठीक है। और उड़ीसा की सरकार ने अभी एक स्कीम भी लॉन्च की थी, मतलब स्कीम तो क्या थी, उन्होंने ये अनाउंस किया था कि विकलांग से शादी करने पर, यदि कोई भी पर्सन विकलांग से शादी करता है तो उसको 2.5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा बात करें अगर क्या रह जाता है उड़ीसा के बारे में, तो ये चीजें थी उड़ीसा की। और कुछ आपको याद आए तो जरूर कमेंट करें, चीजों को याद करते हुए चलें, ताकि क्या होगा, चीजें आसान बनेगी और मजा आएगा पढ़ने में। जब हम चीजों को कनेक्ट करके पढ़ते हैं ना, तो पढ़ने में बहुत ही ज्यादा मजा आने लगता है, ठीक है। फिर बात करें अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं जो राज्यों से रिलेटेड है, तो एक माँ योजना शुरू की है पश्चिम बंगाल ने। माँ योजना क्या है, 5 रुपए में भरपेट भोजन दिया जाएगा, भरपेट भोजन पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया है, ठीक है। ऐसी ही कुछ योजनाएं और आपको ध्यान रखना है, जैसे एक अम्मा कैंटीन है, अम्मा कैंटीन, ये कहाँ की है, ये है तमिलनाडु की, ठीक है। एक योजना है आहार योजना, ये चलती है उड़ीसा में। आहार योजना के अलावा और क्या हो गया, फिर एक चलती है इंदिरा गांधी रसोई योजना, 8 रुपए में भोजन, भरपेट भोजन मिलता है, ये राजस्थान में है। फिर एक चलती है दीदी किचन, है ना, दीदी किचन है झारखंड में, जहाँ पे फ्री खाना प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये चीजें हैं जो खाने से रिलेटेड, कैंटीन से रिलेटेड हैं। और अभी लॉन्च हुई है माँ योजना पश्चिम बंगाल में। आपको पता है पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, और चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल की जो तृणमूल कांग्रेस है ममता बनर्जी की, उन्होंने लॉन्च किया है दीदीर दूत ऐप। और जो बीजेपी है, बीजेपी ने लॉन्च किया है कौन सा ऐप, मोदी पारा ऐप, ठीक है। फिर एक पथ प्रदर्शक फ्री कोचिंग सुविधा उत्तर प्रदेश ने लॉन्च की है। यह कौन सी योजना के अंतर्गत, अभ्युदय योजना के अंतर्गत लॉन्च की गई है, अभ्युदय योजना के अंतर्गत, ठीक है। फिर अटल भूजल योजना का विस्तार कर दिया है पूरे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश सरकार ने, यह भी आपको पता रखना है। अगली बात करें कारवां टूरिज्म की, तो कारवां टूरिज्म को लॉन्च किया है महाराष्ट्र की सरकार ने। इसके अंतर्गत क्या होगा, ऐसी बसेस बनाई जाएगी जिनके अंदर पूरी सुविधा होगी, रहने की, खाने की, पीने की, वॉशरूम वगैरह की, सब कुछ, और उनको नाम दिया जाएगा कारवां। तो कारवां टूरिज्म को मतलब प्रमोट करने के लिए ये कारवां टूरिज्म शुरू किया जा रहा है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। महाराष्ट्र में अभी शिवाजी की जयंती मनाई गई, शिवाजी जयंती 19 फरवरी को, ठीक है। तो 19 फरवरी को शिवाजी की जयंती भी मनाई गई। बिहार ने क्या किया है, बिहार ने, देखिए बिहार के अंदर 149 आईटीआई हैं, आईटीआई, ओके। इनमें से इन सब के अंदर बिहार चाहता है कि क्या बने, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बने, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। और इसके लिए बिहार ने समझौता किया है, समझौता किससे किया है, टाटा टेक्नोलॉजी से, टाटा टेक्नोलॉजी से। और इसके अंतर्गत टाटा टेक्नोलॉजी क्या करेगा, 2022 तक 60 आईटीआईज में, 149 है ना, इनमें से 60 आईटीआईज में क्या किया जाएगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जाएगा। कितने का खर्चा होगा, 2188 करोड़ रुपए का। इसमें से 88% कौन वहन करेगा, टाटा टेक्नोलॉजी, और 12% वहन करेगा खर्चा बिहार सरकार। इतनी बात आपको पता रखनी है। अरुणाचल प्रदेश ने अभी अपना स्थापना दिवस मनाया 20 फरवरी को, तो आपको पता रखना है 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश भारत का एक पूर्ण राज्य बन गया था, ठीक है। रामनाथपुरम तुतुकोडी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बनाई गई है। कहां से कहां तक है, ये रामनाथ से तुतुकुड़ी है, कहां पे, तमिलनाडु में बनाई गई है। कितनी लंबी है, 143 किलोमीटर लंबी है, और इसको बनाने में लागत आएगी 700 करोड़ रुपए की। इतनी बात आपको पता रखना है। आगे बढ़ते हैं अगली हेडिंग की तरफ।
अगली हेडिंग है, कुछ बात करेंगे अवार्ड्स एंड बुक्स की। सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2020 का ये अवार्ड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है एस थियोडोर भास्करन। ये कौन है? देखिए ये प्रकृतिविद है, प्रकृतिविद एवं कार्यकर्ता, यानी एनवायरनमेंट को लेके काम करने वाले पर्सन हैं। इसके अलावा ये लेखक भी हैं, लिखते भी हैं और इतिहासकार भी ये हैं, है ना, इतिहासकार। इनको ये जो अवार्ड मिला, ये क्यों मिला है? इनको अवार्ड मिला है वन्य जीव संरक्षण के लिए काम करने के लिए, वन्य जीवों के संरक्षण हेतु काम करने के लिए इनको ये अवार्ड दिया। अवार्ड किसने दिया? अवार्ड दिया जाता है ये सेंचुरी नेचर फाउंडेशन द्वारा, सेंचुरी नेचर फाउंडेशन द्वारा, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर बात करें एस थियोडोर भास्करन साहब की, तो इनकी कुछ बुक्स है, आपको पता रखना है, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। तो एक बुक आपको ध्यान रखनी है, डांस ऑफ द श्यामा, डांस ऑफ द सारस, एक ये बुक है। दूसरी बुक आपको मिलेगी द बुक ऑफ इंडियन डॉग्स, द बुक ऑफ इंडियन डॉग्स। एक तीसरी बुक है, इनको ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखना है आपको, अ डे विथ श्यामा, अ डे विथ श्यामा है ये इनकी तीसरी बुक, ठीक है। इतनी बात आपको पता रखनी है। फिर जिनोम वैले एक्सीलेंस अवार्ड मिला है, किसको सम्मानित किया गया है? भारत बायोटेक को। देखिए आपको पता होना चाहिए, हमारी भारत सरकार ने कोविड-19 के लिए जो वैक्सीन है ना, 2 वैक्सीन को मंजूरी दी थी, 2 वैक्सीन को मंजूरी दी थी, जिसमें एक वैक्सीन कौन सी थी? एक वैक्सीन थी कोवैक्सीन, और इसका निर्माण किया था भारत बायोटेक ने। भारत बायोटेक का हेडक्वार्टर है हैदराबाद में, और इसके जो चेयरमैन हैं, जो प्रमुख हैं, वो है डॉक्टर कृष्ण एला, ठीक है। इतनी बात आपको पता रखनी है। और भारत बायोटेक को अभी क्या मिला है? जिनोम वैले एक्सीलेंस अवार्ड। दूसरी कौन सी वैक्सीन थी? दूसरी वैक्सीन थी कोविशील्ड, और इसका निर्माण किया था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर है पूना में, और इसके जो चेयरमैन है वो है आधार पूनावाला, ठीक है। ये बातें आपको पता रखनी है ताकि एग्जाम में जब पूछे तो आप कंफ्यूज ना हो। अगली बात करें अगले अवार्ड की, स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया किसको? वाई एस जगनमोहन रेड्डी को। कौन है वाई एस जगनमोहन रेड्डी? ये आंध्र प्रदेश के सीएम है। आंध्र प्रदेश के सीएम आ गई बात, तो आंध्र प्रदेश के गवर्नर भी बता दीजिए, कमेंट करिए, चलिए फटाफट कमेंट कीजिए। कौन देता है स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड? ये देता है स्कॉच ग्रुप, और स्कॉच ग्रुप के चेयरमैन कौन है? स्कॉच ग्रुप के चेयरमैन है समीर कोचर, ठीक है। फिर ये बात हमने पहले कर ली, रितिका चोपड़ा जी को जो आईपीआई इंडिया अवार्ड मिला है 2020 का पत्रकारिता के क्षेत्र में, ये हम पीछे बात कर चुके हैं, तो दोबारा टाइम ज्यादा नहीं लेंगे, अगली बढ़ेंगे आगे। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेज, ये है जापान का सिविलियन अवार्ड, जापान का क्या है? नागरिक अवार्ड है, ये नागरिक सम्मान। और ये अभी मिला है हमारे भारत के थांगजाम धबाली सिंह को। ये बात इंपॉर्टेंट है, आपको इनका नाम भूलना नहीं है। फिर बात करें एशिया एनवायरमेंटल इन्फॉर्मेंस अवार्ड 2020, ये अवार्ड दिया है किसके द्वारा दिया जाता है? पहली बात आपको पता रखना है, यूएनईपी के द्वारा, यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा दिया जाता है। इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी में। और किसको मिला है? हमारे भारत की एक संस्था को मिला है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को मिला है। और ये क्यों मिला है आपको पता है, हमने शायद डिस्कस भी किया था। अभी जो बहुत सारी तस्करी होती है उनसे रिलेटेड चीजें इन्होंने पकड़ी थी, बहुत बेहतरीन काम किया था, तो उसको लेकर इन्होंने क्या किया, इनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वाइल्ड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का बेसिकली काम ये होता है कि ये जो जानवरों की, वाइल्ड जानवरों की, वन्य जीव जंतुओं की जो तस्करी होती है उस पर लगाम लगाना इनका काम है, उन अपराधों को पकड़ना इनका काम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दादा साहेब फाल्के अवार्ड अभी घोषित किए गए हैं 2021 के।
इसमें जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड तो आपको पता रखना है अक्षय कुमार को मिला है। अक्षय कुमार को कौन सी पिक्चर के लिए? तो लक्ष्मी के लिए, ठीक है, लक्ष्मी के लिए। इसके अलावा बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें, अगर एक्ट्रेस की बात करें तो मिला है दीपिका पादुकोण को, दीपिका पादुकोण। और ये मिला है किसके लिए? उनकी पिक्चर जो थी छपाक, छपाक के लिए इनको दिया गया है। फिर अगर क्रिटिक्स अवार्ड देखें, इसका दादा साहेब फाल्के का क्रिटिक्स अवार्ड, तो वो मिला है सुशांत सिंह राजपूत को, सुशांत सिंह राजपूत को, ठीक है, मरणोपरांत सुशांत सिंह राजपूत। और बेस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है अवार्ड, वो है मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर, मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर, मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है के मेनन को। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर। और सुशांत सिंह राजपूत क्योंकि इनकी सुसाइड काफी चर्चाओं में थी, तो हो सकता है क्रिटिक्स अवार्ड इनको मिला है, तो हो सकता है एग्जाम में आपसे इनके बारे में पूछ लेगा, ठीक है। अगली बात करें कुछ बुक्स की, तो काली मिट्टी पर पारे की रेखा, ये बुक है डॉक्टर कन्हैया सिंह की, और मैवरिक मसीहा नामक बुक है रमेश कंडूला साहब की, ओके। इंपॉर्टेंट डेज और उनके थीम की बात करते हैं। विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया 20 फरवरी को, और इसकी थीम थी ए कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन देयर डिजिटल इकोनॉमी। विश्व पेंगोलिन दिवस मनाया गया 20 फरवरी को ही, ठीक है। फिर मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया गया, मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया गया 19 फरवरी को। देखिए 19 फरवरी को ही, 19 फरवरी 2016 को, आई थिंक एक बार आप क्रॉस चेक करेंगे 2016 या 2015, ठीक है। 2016 को, जहां तक मुझे पता है 2016 को लॉन्च हुई थी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, और इसके बाद से हम मनाते आए हैं 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस, तो ये बात आपको पता रखनी है। फिर मनाया गया इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, ये मैं आपसे पूछूंगा कि कब मनाया गया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि कब मनाया गया। इसकी थीम मैं आपको बता दूंगा, फोस्टरिंग मल्टीलिंगुअलिज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी, ओके। फिर बात करते हैं निधन की, कुछ श्रद्धांजलियां दे देते हैं और फिर अपने सेशन को समाप्त करेंगे। तो जस्टिस पी.बी. सावंत का निधन हो गया, ये पूर्व जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस रहे, और जो 2002 में गुजरात दंगे हुए थे, गुजरात दंगे, ठीक है, इनके लिए, इनकी जांच के लिए एक स्वतंत्र समिति बनी थी, स्वतंत्र समिति। तो इस स्वतंत्र समिति के ये सदस्य भी थे, तो हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा डॉक्टर जस्टिस पी.बी. सावंत साहब के बारे में। फिर एक निधन हुआ जस्टिस एम. रामा जोइस साहब का, और ये क्या है, ये भी जस्टिस थे और ये बिहार के राज्यपाल रहे। बिहार के कौन से नंबर के राज्यपाल रहे? ये रहे बिहार के 27वें राज्यपाल। इसके अलावा ये झारखंड के राज्यपाल भी रहे, ये भी इंपॉर्टेंट है, नाम आपको पता होना चाहिए। फिर बर्नार्ड लॉन साहब, डॉक्टर बर्नार्ड लॉन, इनका निधन हुआ। ये क्या थे? ये हृदय रोग विशेषज्ञ थे, हृदय रोग विशेषज्ञ। और एक टीम को नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, नोबेल शांति पुरस्कार, उसके ये सदस्य भी थे, जिस टीम को मिला था उसके ये सदस्य भी थे। तो हम इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि ये नोबेल शांति पुरस्कार विजेता भी थे। इन्होंने, इनके बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट जो थिंक है, इन्होंने एक चीज का आविष्कार किया था, हार्ट डेफिब्रिलेटर का इन्होंने क्या किया था? आविष्कार किया था। ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? इसको चेस्ट में रख के हमारी हार्ट बीट को मॉनिटर किया जाता है। तो ये हो सकता है इनका निधन हुआ है तो इनका नाम नहीं पूछेगा तो ये पूछ लेगा कि हार्ट डेफिब्रिलेटर का आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर बर्नार्ड लॉन ने किया था, और इनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, तो इतना सेशन था हमारा आज का। मुझे पता है थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन चीजें हमने बहुत अच्छे से की है। शुक्रिया आपका इतना लंबा वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा होगा लाइक जरूर करें,
कमेंट करके बताएं चीज़ें कैसी लगी, कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं उनका आंसर करें, दोस्तों में शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब अगर चैनल को नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। एक बार फिर से मैं आपसे अपील करूंगा कि 25 फरवरी को सुबह 11 बजे ट्विटर पे हमारा साथ देंगे। धन्यवाद आपका इसके लिए एडवांस में, और मुझे उम्मीद है कि आप भी हमारा साथ इसमें जरूर और जरूर देंगे। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।